कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह कि आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री सोल्यूशन के चैप्टर में एक नए टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नाम है मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कांस्टेंट की स्टडी करेंगे, फिर हम एक ग्राफ की स्टडी करेंगे जो कि किसके दरमियान ड्रा किया गया है, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के दरमियान ड्रा किया गया है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर हम क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को यूज़ करते हुए एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे बिटवीन मोलैलिटी एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, फिर जो है फोर्थ नंबर पर हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट मालूम करने की कोशिश करेंगे, मतलब एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट थ्रू द कंसेप्ट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, फिर इन दी एंड आपको जो है लेबॉरेटरी में किस तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मालूम की जाती है थ्रू द बेकमैन मेथड, इस मेथड को जो है हम स्टडी करेंगे। तो बेकमैन मेथड इस वीडियो लेक्चर के बिल्कुल एंड में आएगा, तो आपने एंड तक टिके रहना है और उस मेथड को भी आपने समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की स्टडी करते हैं, जिसमें वो कह रहा है इट इज़ अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। आपने क्या काम करना है, 1000 ग्राम या 1 kg सॉल्वेंट लेना है, उसमें 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का डाल देना है। ठीक है, क्या किया हमने, ये काम किया कि 1000 ग्राम मतलब 1 kg सॉल्वेंट लिया, उसमें 1 मोल सॉल्यूट का डाल दिया। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आएगी। फ्रीजिंग पॉइंट में जो ये डिप्रेशन है वो क्या कहलाती है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाती है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि 1 kg सॉल्वेंट लें, उसमें 1 मोल सॉल्यूट का डाल दें। ठीक है, हमारे पास 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का डाल दें, तो हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आएगी। फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन है, जो यही कमी है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें वो कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज़ लेस देन प्योर सॉल्वेंट विच इज़ ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखें इसमें वो क्या बात कर रहा है, इसमें वो ये बात कर रहा है कि देखें सॉल्यूशन कैसे बनता है। सॉल्यूशन बनता है कि जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। तो इस पॉइंट से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमेशा कम होता है किसके मुकाबले में, प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में। ठीक है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में क्यों कम होता है, इसकी वजह यह है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर जो है हमारे पास जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम पे होते हैं। तो आई थिंक आप क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का कंसेप्ट समझ आ चुके होंगे। एक मरतबा फिर रिकॉल करा देता हूँ। बार बार रिकॉल करने का मकसद ये होता है ताकि आप जो है इसको अच्छे तरीके से जो है समझ सकें। ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट लोगे, उसमें 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का डाल दोगे, उससे क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आएगी, जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। फिर मैंने कहा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट से कम होता है। ठीक है, जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से हमेशा जो है कम होगा, प्योर सॉल्वेंट से, तो क्या होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा किसके मुकाबले में, प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ, जिसमें क्या है, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर रखा गया है और वाई एक्सिस पर वेव प्रेशर रखा गया है। ठीक है, इसमें आपको 2 लाइंस नज़र आ रही होंगी। एक लाइन सॉल्यूशन की लाइन को ज़ाहिर करती है जो कि FE आपको नज़र आ रही होगी, और एक लाइन जो है सॉल्वेंट की लाइन है जो कि DC लाइन से जो है रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, तो देखें ऊपर सॉल्वेंट की लाइन है और नीचे सॉल्यूशन की लाइन है। तो आया क्यों जो है ऊपर सॉल्वेंट की लाइन को रखा गया है और नीचे सॉल्यूशन की लाइन को रखा गया है,
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, देखें सॉल्वेंट की लाइन को इससे से ऊपर रखा गया है चूँकि सॉल्वेंट का वेव प्रेशर ज़्यादा होता है, और सोल्यूशन की लाइन को इस वजह से नीचे रखा गया है चूँकि सोल्यूशन का वेव प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब हम जो है टेम्परेचर T0 से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, उसको जो है सॉल्वेंट की इस लाइन के साथ मिलाते हैं। ठीक है, ये जिस पॉइंट को टच करेगा, ठीक है, जो मैंने T0 से एक लाइन ड्रा की है वो लाइन सॉल्वेंट के जिस पॉइंट को टच करेगी उस पॉइंट को हमने क्या कह दिया है, बी पॉइंट कह दिया है। ठीक है, इसी बी पॉइंट से आपने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर देनी है जो ग्राफ के वाई एक्सिस को टच कर रही होगी। ठीक है, वहाँ पे जो वेव प्रेशर मौजूद है वो कौन सा वेव प्रेशर है, वो वेव प्रेशर P है। तो आया वेव प्रेशर P क्या चीज़ होती है, तो इसके बारे में वो बात कर रहा है कि वेव प्रेशर P जो है असल में क्या है, ये टेम्परेचर T0 पर सॉलिड और प्योर लिक्विड का वेव प्रेशर है। तो P क्या है असल में, ये वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड और सॉलिड का एट टेम्परेचर T0, एट टेम्परेचर T0। ठीक है, तो हमें P वेव प्रेशर के बारे में पता लग गया है। अब हम आते हैं PS की तरफ। अब ज़रा गौर कीजिए, एक ये सोल्यूशन की लाइन है, ठीक है, और एक फिर जो है हमने यहाँ से आगे आके एक डॉटेड लाइन ड्रा कर दी है जो कि असल में क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, और ये टच कर रही है किसको, ग्राफ के वाई एक्सिस को टच कर रही है जहाँ पे प्रेशर क्या है, PS है। ठीक है, और हमने इस PS प्रेशर की ही स्टडी करनी है। इसी तरीके से देखें यहाँ पे जो है ना, जब हम D से B की तरफ गए हैं, वहाँ से हमने एक और लाइन ड्रा की है। ठीक है, B से एक लाइन ड्रा की है जो कि इस सॉल्यूशन की जो इमेजिनरी लाइन थी उसको टच करती हुई जा रही है। ये लाइन किसको ज़ाहिर कर रही है, सॉलिड सॉल्वेंट को ज़ाहिर कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो अब हम PS पढ़ेंगे उसमें दो चीज़ों का ताल्लुक़ होगा, दो चीज़ें बरह रास्त जो है दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी। एक हमारे पास सॉलिड सॉल्वेंट होगा और दूसरा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि FE तो सोल्यूशन की लाइन है, वो तो आपको नज़र आ रही है, मगर यहाँ से आगे जो है हमने एक डॉटेड लाइन को, इमेजिनरी लाइन को ड्रा करते हुए ग्राफ के वाई एक्सिस के साथ मिला दिया है। ठीक है, जहाँ पे प्रेशर कौन सा मौजूद है, PS प्रेशर मौजूद है। इसी तरीके से जो सॉल्वेंट का जो हमारे पास ग्राफ था, जो लाइन थी, उसके पॉइंट B से एक लाइन आपने जो है सॉलिड लाइन खींची। ठीक है, उस सॉलिड लाइन को जो है इस सॉल्यूशन की जो इमेजिनरी लाइन थी उसके साथ टच कर दिया। ठीक है, और ये जो हमारे पास लाइन है BA, ठीक है, ये किसको ज़ाहिर कर रही है, ये ज़ाहिर कर रही है सॉलिड सॉल्वेंट की लाइन को ज़ाहिर कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो है PS में दो चीज़ों का अमल दखल होगा, एक सॉलिड सॉल्वेंट का और दूसरा किसका, सोल्यूशन का। तो आया PS प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है। PS प्रेशर, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ ये हासिल कैसे हुआ है। ये आपने टेम्परेचर T से एक वर्टिकल लाइन ड्रा की है। ठीक है, जहाँ पर ये डॉटेड लाइन और ये सॉलिड लाइन एक दूसरे को टच कर रही हैं। ठीक है, वहाँ पे आपने वहाँ तक आप इस वर्टिकल लाइन को लेके गए हो। ठीक है, और वहाँ से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी है जो कि किसको ज़ाहिर कर रही है, प्रेशर PS को ज़ाहिर कर दिया। तो अब हमें ये देखना है कि वेव प्रेशर PS क्या चीज़ होती है। वेव प्रेशर PS के बारे में कह रहा है, इट इज़ अ वेव प्रेशर ऑफ बोथ सॉलिड सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन एट टेम्परेचर T। ये असल में किसको ज़ाहिर कर रहा है, ये असल में सोल्यूशन और सॉलिड सॉल्वेंट के वेव प्रेशर को ज़ाहिर कर रहा है, किस टेम्परेचर पर, एट टेम्परेचर T पर। ठीक है, फिर आगे हम आते हैं नेक्स्ट प्रेशर की तरफ जो कि कौन सा प्रेशर है, P0 प्रेशर है। देखिए आपने टेम्परेचर T से ही एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, और इस पॉइंट G के साथ मिला देना है, और इस G पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है। वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ग्राफ के वाई एक्सिस को टच करेगी, वहाँ पे प्रेशर P0 होगा। आया ये जो प्रेशर P0 है ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है, ये ज़ाहिर कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सुपर कूल्ड लिक्विड सॉल्वेंट।
सुपर कूल्ड लिक्विड सॉल्वेंट को ज़ाहिर कर रहा है किस टेम्परेचर पर, एट टेम्परेचर टी पर, एट टेम्परेचर टी पर। तो पी नोट के बारे में पता लग गया, ये असल में किसको ज़ाहिर कर रहा है, ये प्योर सुपर कूल्ड लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को ज़ाहिर कर रहा है। तो आपको तमाम प्रेशर्स के बारे में पता लग गया कि पी एस क्या है, पी क्या है और पी नॉट क्या है। ठीक है, तो अब आपने क्या काम करना है, अब आपने यही काम करना है कि इस ग्राफ को अच्छे तरीके से समझना है और इसको ड्रा भी करना है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर टी क्या है और टेम्परेचर टी नोट क्या है वो भी आपको पता लग गया होगा। टी नोट असल में जो है ना ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है। ठीक है, और जो टी होता है ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है, ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है। इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क होता है वो किससे ज़ाहिर किया जाता है, डेल्टा टी एफ, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, तो टी सोल्यूशन के लिए और टी नॉट सॉल्वेंट के लिए। अब आगे हम आते हैं, देखें अब हम थर्ड स्टेप की तरफ जा रहे हैं जो कि क्या है, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, जिसमें जो है आपको पी एस के बारे में पता लग गया है, पी एस क्या चीज़ होती है, टी नोट के बारे में मैंने बता दिया, टेम्परेचर प्रेशर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किसको ज़ाहिर करते हैं, आया सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को ज़ाहिर करते हैं, आया सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को ज़ाहिर करते हैं, या फिर जो है सुपर कूल्ड लिक्विड के वेपर प्रेशर वगैरह को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो अब मैं जो है क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो है इक्वेशन ड्राइव करूँगा कि इसके दरमियान फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और जो है मोलैलिटी। ठीक है, हमारे पास जो है इक्वेशन है लॉग पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वी ओवर आर, और इसके अलावा जो है इसके ब्रैकेट में जो है टी नॉट माइनस टी डिवाइडेड बाई टी नॉट इंटू टी, जो कि प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर्स किसको ज़ाहिर कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन के जो है फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर डेल्टा एच वी यूज़ किया गया है। डेल्टा एच वी किसको ज़ाहिर करता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन को ज़ाहिर करता है, और आर क्या है, इसमें आइडियल गैस कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास कौन सी होगी, एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, एक दूसरी इक्वेशन भी आपने यूज़ करनी है, जहाँ पे देखें ये लॉग वैसे का वैसे, पी एस वैसे का वैसे, मगर पी नोट की जगह पे क्या आ गया है, पी आ गया है। ठीक है, डेल्टा एच वी की जगह पे क्या आ गया, डेल्टा एच एस आ गया है। आर वैसे का वैसे और टी नोट माइनस टी और डिवाइडेड बाय टी नोट इंटू टी, डिनोमिनेटर में भी वैल्यू वैसी की वैसी है। ठीक है, सिर्फ फ़र्क क्या आया है, पी नोट की जगह पे हमने पी प्लेस कर दिया है और डेल्टा एच एस की जगह पे हमने क्या ज़ाहिर कर दिया, डेल्टा एच वी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, डेल्टा एच एस। डेल्टा एच एस किसको ज़ाहिर करता है, ये हीट ऑफ सब्लिमेशन को ज़ाहिर करता है। ठीक है, अब आपने काम क्या करना है, इन दो इक्वेशंस को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करवाना है। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से जो है सब्सट्रैक्ट करवा दिया है। तो क्या होगा, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैंने क्या काम किया है, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को निकाल दिया। ठीक है, तो क्या होगा, लॉग पी एस ओवर पी नॉट माइनस, पहले हम जो है ना इस हिस्से को, जो मेरा लेफ़्ट हैंड साइड है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लॉग पी एस ओवर पी नॉट, फिर माइनस लॉग पी एस ओवर पी। तो असल मैंने क्या काम किया है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से मैंने सब्सट्रैक्ट करवा दिया है। ठीक है, तो ये तो था किसका काम, लेफ़्ट हैंड साइड का काम। अब मैं राइट हैंड साइड पे आता हूँ। राइट हैंड साइड में आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, वो क्या चीज़ है, ये टेम्परेचर्स वाली जो इक्वेशन है जो ब्रैकेट में लिखी गई है वो कॉमन है। ठीक है, आर भी कॉमन है। तो असल में क्या चीज़ माइनस होगी, असल में जो है डेल्टा एच एस माइनस हो जाएगा किस में से, डेल्टा एच वी में से, डेल्टा एच वी में से। ठीक है, तो डेल्टा एच वी माइनस डेल्टा एच एस, बाकी सब चीज़ें कॉमन थी तो उसको हमने जो है कॉमन के तौर पर अलग कर लिया। सिर्फ जो है फ़र्क जो आ रहा है वो इन दो के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है हमें हासिल हो जाएगी। अब आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी कि दो वैल्यूज़ अगर लॉग की आपस में माइनस हो रही हों तो हम क्या कर सकते हैं, उसको और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉग एक मरतबा लिखा जाएगा मगर दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो देखें पी एस ओवर पी नॉट ऊपर आ गया और
पी एस ओवर पी नीचे आ गया, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगी है। ठीक है, जब दो वैल्यूज़ आपस में माइनस हो रही हों तो उन दो वैल्यूज़ को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मगर लॉग एक ही मरतबा लिखा जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या काम हुआ है, यहाँ पे टी नॉट माइनस टी, इक्वेशन वैसी की वैसे ही है, ये ब्रैकेट वैसी की वैसे है, ये आर वैसे का वैसे ही है। सिर्फ आपने काम किया है, नेगेटिव को कॉमन ले लिया है। ठीक है, और डेल्टा एच एस को पहले लिख दिया है, डेल्टा एच वी को बाद में लिख दिया है। ठीक है, नेगेटिव कॉमन लेने से ऊपर वाली इक्वेशन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा एच वी पॉजिटिव होना चाहिए, वो पॉजिटिव ही है। आप ज़रा गौर करें, नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई खाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एच वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, डेल्टा एच एस। डेल्टा एच एस क्या है, नेगेटिव है, तो देखें नेगेटिव डेल्टा एच से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये नेगेटिव ही है। से अक्सर में हमने काम यह किया है, नेगेटिव को कॉमन ले लिया है और डेल्टा एच एस को पहले रख दिया है, डेल्टा एच वी को बाद में रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक हम कर चुके, आगे हम चलते हैं। तो देखें यहाँ पे जो है ना, जब हमने दो लेफ़्ट हैंड साइड पे पीछे जो है लॉग की वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड किया था, तो पी एस से कट जाएगा, हमारे पास जो आ जाएगी लॉग की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी लॉग पी ओवर पी नॉट। ठीक है, और देखें ब्रैकेट टेम्परेचर वाली ब्रैकेट वैसे की वैसे, आर वैसे का वैसे ही। हीट ऑफ सब्लिमेशन में से हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकाल दो तो हमारे पास क्या बन जाती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन बन जाएगी। तो ये हमारे पास जो है डेल्टा एच एस ज़ाया कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, लॉग पी ओवर पी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच एफ ओवर आर, और ये टेम्परेचर की इक्वेशन वैसे की वैसे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे रोल्स लॉ को अप्लाई करना है। रोल्स लॉ की आपने जो है एक डेफिनेशन पढ़ी थी, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि क्या था हमारे पास, P ओवर पी नॉट बराबर था x1 के। ठीक है, ये रोल्स लॉ की एक आधी डेफिनेशन बनती है। हमने जो है पिछले टॉपिक्स में जो है रोल्स लॉ को डिटेल से स्टडी किया है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, और वहाँ पे हमने 3 डेफिनेशन शायद स्टडी की थी रोल्स लॉ की। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, P है, P नॉट है, इज इक्वल्स टू किसके है, x1 के है। x1 असल में किसको ज़ाहिर करता है, x1 ज़ाहिर करता है सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन को, P नॉट किसको ज़ाहिर करता है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को, P किसको ज़ाहिर करता है सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को। ठीक है, फिर जो है हमारे पास जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो ये है कि देखें दो सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो मोल फ्रैक्शन होती है वो किसके बराबर होती है, वो 1 के बराबर होती है। यहाँ से हम सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन का फार्मूला बना देंगे। ठीक है, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन का हमने फार्मूला बना दिया, तो हमारे पास देखें इस इक्वेशन को, ये जो हमने रोल्स लॉ को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं अप्लाइंग द रोल्स लॉ, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दें, 4 दे दें, कोई भी इक्वेशन दे दें इसको। ठीक है, P वैसे का वैसे रह जाएगा, P नॉट वैसे का वैसे रह जाएगा, x1 की जगह पे उसकी नई वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस x2। मतलब हमने इस इक्वेशन को सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन के लिहाज से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखें, ये देखें लॉग वैसे का वैसे, आप इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3 कह दें बेशक। ठीक है, फिर जो है हमारे पास क्या आएगा, ये देखें लॉग इक्वेशन नंबर 3 में लॉग वैसे का वैसे, P ओवर P नॉट की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस x2 पुट कर दिया, माइनस वैसे का वैसे, डेल्टा एच एफ वैसे का वैसे, R वैसे का वैसे, और T नॉट माइनस टी, T नॉट ओवर T, ये टेम्परेचर वाले जो है ब्रैकेट हमारी वैसे की वैसे। ठीक है, अब यहाँ पे जो log 1 माइनस x2 है इसको हमने एक्सपेंड करवाना है। इस किस्म का टॉपिक, इस किस्म की इक्वेशन मैं पहले भी आपको ड्राइव करवा चुका हूँ। इससे पिछला जो लेक्चर है मेरा जिसमें मैंने आपको रिलेशनशिप ड्राइव कराई थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की विद मोलैलिटी, ठीक है ना, वहाँ पे भी इसी किस्म की इक्वेशन सॉल्व हो रही हैं। वहाँ पे भी हमने एक्सपेंड किया था। ठीक है, इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे हमें इस तरह की इक्वेशन हासिल होगी, माइनस x2 प्लस x2 का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस x2 का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ये जब हम मैथमेटिकल इक्वेशन है मतलब हमारे पास ये एक लॉग की इक्वेशन है, इसको हमने एक्सपेंड किया तो हमें इस तरह की इक्वेशन हासिल हुई। ठीक है, तो कहता है अगर सोल्यूशन डाइल्यूट हो तो उसमें सोल्यूट की मिकदार बहुत कम होती है,
तो हम जो है इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। x2 को भी स्किप कर देना है, इस x2 को भी स्किप कर देना है, हमारे पास सिर्फ ये वाला x2 बच जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो बनेगी log 1 माइनस x2 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू माइनस x2, ठीक है। अब ये जो हमारे पास log 1 माइनस x2 है, इसी को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं, ठीक है। log 1 माइनस x2 की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस x2 आ जाएगा, माइनस डेल्टा एच एफ वैसे का वैसे, आर वैसे का वैसे, और ये ब्रैकेट वैसे की वैसे, ठीक है। सिर्फ आपने यहाँ पे काम क्या किया है, नेगेटिव को नेगेटिव से कैंसिल कर दिया है, ठीक है। और ये जो हमारे पास टी नॉट माइनस टी है, टी नॉट माइनस टी है, ये असल में क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है। मतलब टी नॉट किसको ज़ाहिर कर रहा है, ये फ्रीजिंग पॉइंट को ज़ाहिर कर रहा है, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को ज़ाहिर कर रहा है, टी किसको ज़ाहिर कर रहा है, सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को ज़ाहिर कर रहा है। तो इन दोनों फ्रीजिंग पॉइंट को जब आपस में माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ आ जाएगा। चूँकि डाइल्यूट सोल्यूशन में हमने सोल्यूट बहुत कम डाला होता है, तो उसके लिए क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू टी नॉट के बराबर हो जाता है, ठीक है। टी किसके बराबर हो जाता है, टी नॉट के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी इक्वेशन जो है ड्राइव हो चुकी है। अब आगे हम चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास ये है कि गौर करें, ये वाला x2 वैसे का वैसे ही, ठीक है, और ये वाला डेल्टा एच एफ आर वैसे का वैसे ही। ये वाली इक्वेशन मैंने जो मैंने सबसे एंड में ड्राइव की थी, x2 की इक्वेशन, वो मैं वापस लिख रहा हूँ। वो मैंने इक्वेशन वापस लिख दी, x2 डेल्टा एच एफ ओवर आर टी नॉट माइनस टी, ठीक है। और नीचे दो टी नॉट हैं, क्यों नीचे दो टी नॉट हैं, अगर आप पीछे देखें, यहाँ पे हमने कहा है कि t बराबर होगा टी नॉट के, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 में जहाँ पे भी t है उसकी जगह भी आपने टी नॉट पुट कर देना है, नीचे ना कि ऊपर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा, x2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, डेल्टा एच एफ ओवर आर वैसे का वैसे आ जाएगा। इन दोनों के दरमियान डेल्टा टी एफ, जो इन दोनों टेम्परेचर के दरमियान जो फ़र्क होता है उसको हम कैसे ज़ाहिर करते हैं, डेल्टा टी एफ से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टी नॉट था, यहाँ पे टी था, चूँकि टी नॉट के बराबर है, ठीक है, हमने उसको बराबर कर दिया है, तो दोनों टी नॉट हो जाएंगे, टी भी टी नॉट बन जाएगा, ठीक है। तो दो टी नॉट हो जाएंगे, इसको हम टी नॉट स्क्वायर कह देंगे, टी नॉट क्या कह देंगे, स्क्वायर कह देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास जो है देखें, एक इक्वेशन जो है हमारे पास बन चुकी है। ये अभी तक मैंने इक्वेशन किसकी ड्राइव की है, ये मैंने ड्राइव की है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट की, ठीक है। यहाँ से हम फ्रीजिंग पॉइंट में जो फ़र्क है, फ्रीजिंग पॉइंट जो डिप्रेशन है, उसकी इक्वेशन हम बना लेंगे। वो क्या है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का काम करना है। ज़रा गौर कीजिएगा, x2 वैसे का वैसे ही, और ये टी नॉट स्क्वायर को हम वहाँ ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, r को भी हम x2 के साथ मिला देंगे, ठीक है। और जो ये हमारे पास डेल्टा एच एफ है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सिंपली हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है, और डेल्टा टी एफ की इक्वेशन हमने हासिल कर ली है, ठीक है। आगे हम आते हैं। अब ज़रा गौर करें, ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, जहाँ मैंने आपको मोलैरिटी और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान रिलेशनशिप ड्राइव करा के दिखाई थी। वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि सोल्यूट की जो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है हमारे पास सोल्यूट के मोल्स ओवर टोटल मोल्स, ठीक है। चूँकि सोल्यूट के मोल्स तो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, तो हमने इस इक्वेशन को क्या काम कर दिया, n2 ओवर n1 कर दिया। डिनोमिनेटर से हमने n2 को स्किप कर दिया, ऊपर वाला n2 वैसे का वैसे, नीचे सिर्फ हम n1 रखेंगे, n2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर ये देखें, हमारे पास जो सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन है वो किसके बराबर थी, n2 और n1 के बराबर थी, ठीक है। हमने n2 को m से रिप्लेस कर दिया है, मोलैलिटी से रिप्लेस कर दिया है, n1 वैसे का वैसे ही। तो मेरे पास x2 की एक नई इक्वेशन आ गई है, m ओवर n1। तो उसने यहाँ पे एक बात की है कि इफ़ द सोल्यूशन इज़ टेकन इन सच अ वे दैट द वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज़ 1000 kg, देन n2 बिकम्स मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो कहता है अगर हम जो है सोल्यूशन को इस तरीके से लें कि सॉल्वेंट का वज़न कितना हो, 1000 ग्राम हो, और सोल्यूट की मिक़दार बहुत कम हो, ठीक है, तो हम n2 को किसके बराबर ले सकते हैं, m के बराबर ले सकते हैं।
तो मेरे पास एक नई इक्वेशन आ गई x2 = m2/n1। अब आपने काम क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 6 हमें हासिल हुई है, ठीक है, इसमें देखें डेल्टा टी एफ वैसे का वैसे ही है, आर वैसे का वैसे ही है, टी नोट का स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, डेल्टा एच एफ वैसे का वैसे ही है। सिर्फ इस x2 की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है, m/n1 पुट कर दिया है। इसमें मैंने m को ब्रैकेट के बाहर रखा, n1 को मैं ब्रैकेट के अंदर ले गया, ठीक है। तो ये चीज़ अगर इस चीज़ को हम कांस्टेंट कर दें तो मेरे पास रिलेशनशिप हासिल होगी, डेल्टा टी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, डेल्टा टी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m क्या है, यहाँ पे मोलैरिटी है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करोगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो के एफ किसको ज़ाहिर करता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को ज़ाहिर करता है या फिर मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट को ज़ाहिर करता है। तो हमारे पास रिलेशनशिप डिराइव होगी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और मोलैरिटी के दरमियान, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। आगे हम आते हैं, देखें अब तक हम रिलेशनशिप ड्राव कर चुके हैं, क्लैपिरन इक्वेशन को यूज़ करते हुए इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं किसके दरमियान, मोलैरिटी और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के दरमियान। और यहाँ पर के एफ किसको ज़ाहिर करता है, फ्रीजिंग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को ज़ाहिर करता है या फिर मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट को ज़ाहिर करता है। तो सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको एक रिलेशनशिप ड्राइव करा के दिखाई थी किसके दरमियान, मोलर मतलब रिलेशनशिप हमने ड्राइव की थी मोलैरिटी और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, अब हमने सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट मालूम करना है थ्रू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमें मोलैरिटी का जो है फार्मूला याद होना चाहिए। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजीज, ठीक है। मोलैरिटी को छोटे एम से ज़ाहिर कर दिया, सॉल्यूट के मास को W2 से ज़ाहिर कर दिया, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को हमने M2 से ज़ाहिर कर दिया, ठीक है। फिर हमने जो है यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट को हमने W1 से ज़ाहिर कर दिया। यहाँ पे हम 1000 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है सॉल्यूट जो आता है वो ग्राम में आता है, जब हम उसको केजी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम के, ठीक है। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास एक नई इक्वेशन हासिल हो जाएगी। हमें पता है बटे के नीचे बटा हो तो नीचे वाली वैल्यू उलट के ऊपर चली जाती है। तो हमने क्या काम किया है, 1000 को ऊपर ले गए, ऊपर पहले से W2 मौजूद था, M2 वैसे का वैसे ही, ठीक है, और W1 वैसे का वैसे ही। तो अब देखें आपने जो है ना, जो हमने इक्वेशन नंबर अभी कौन सी ड्राइव की थी, इक्वेशन नंबर 7 ड्राइव की थी ना, इक्वेशन नंबर आई थिंक 7 ही आपने ड्राइव की थी। उसी इक्वेशन में आपने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है, किसकी, मोलैरिटी की, ठीक है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, के एफ की जगह एम की जगह पर आपने ये इक्वेशन पुट कर देनी है। लेकिन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ और एम की जगह पे आप उसकी इक्वेशन पुट कर दोगे जो हमने यहाँ पे ड्राइव की है, ठीक है। तो मेरे पास जो है स्मॉल m की जगह पे, ठीक है, 1000 W2 M2 इंटू W1। तो यहाँ से मैं जो है M2 का फार्मूला बना सकता हूँ। क्या होगा, M2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहाँ ले जाऊँगा और डेल्टा TF को मैं नीचे ले आऊँगा। मेरे पास ये जो फार्मूला ड्राइव हुआ है तो किसके लिए ड्राइव हुआ है, वो फार्मूला हमारे पास ड्राइव हुआ है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए, कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के थ्रू हम किस तरीके से सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे 4 स्टेप जो है क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हम किस तरीके से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मालूम कर सकते हैं थ्रू बैकमैन मेथड, ठीक है। उसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ थ्योरी पढ़ाता हूँ, ठीक है। जब आपको थ्योरी क्लियर हो जाएगी तो फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू जो है उस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा। तो बैकमैन मेथड किस लिए इस्तेमाल होता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसी मेथड को यूज़ करते हैं हम जो है, अगर हमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मालूम हो जाए तो हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी मालूम कर सकते हैं अगर हमें फ्रीजिंग पॉइंट्स मालूम हो जाएं, ठीक है। तो इसके बारे में कह रहा है कि हमारे पास एक फ्रीजिंग ट्यूब होगी जिसकी साइड पर एक आर्म लगी होगी, ठीक है। इस फ्रीजिंग ट्यूब के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों मौजूद हो सकते हैं और इसी फ्रीजिंग ट्यूब के अंदर जो है एक स्टीरो बीम मौजूद होगा और एक बैकमैन थर्मोमीटर भी मौजूद होगा, ठीक है।
तो हमारे पास क्या है, एक फ्रीजिंग ट्यूब है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रीजिंग ट्यूब कौन सी है। ये ज़रा गौर कीजिए, ये देखें, ये हमारे पास फ्रीजिंग ट्यूब है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसके साइड पे आर्म भी है, क्लियर हो गया। इसके अंदर जो है हम सॉल्वेंट या सॉल्यूशन को डालेंगे, क्लियर हो गया। और इसके अलावा इसी के अंदर जो है आपने इंसर्ट किया हुआ है बैकमैन थर्मामीटर को आपने इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। ये तो आपको थर्मामीटर नज़र आ रहा है और साथ ही आपको यहाँ पर स्टीरर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। स्टीरर क्या होता है, ये मिक्सिंग के काम आता है, ठीक है, हिलाने के काम आता है। तो आपको इसकी कंस्ट्रक्शन जो है समझ आ चुकी है। अब हम आते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। कहता है एन आउटर लार्ज ट्यूब इनटू विच द फ्रीजिंग ट्यूब इज एडजस्टेड, द एयर जैकेट इन between these tubes help to achieve a slower and more uniform rate of cooling। तो कहता है इस फ्रीजिंग ट्यूब के बाहर एक और ट्यूब भी होगी, जिसे हमने किसका नाम दिया है, एक लार्जर ट्यूब का नाम दिया है। इसका मतलब फ्रीजिंग ट्यूब और लार्जर ट्यूब के दरमियान एक एयर जैकेट होगी। वो एयर जैकेट क्या काम करेगी, वो स्लो कूलिंग करेगी और यूनिफॉर्म रेट ऑफ कूलिंग को हासिल होने में मदद देगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये देखें, ये डायग्राम देखिएगा, ये ज़रा गौर करें। ये मेरे पास फ्रीजिंग ट्यूब थी सारी की सारी, ठीक है। ये सारी की सारी मेरे पास क्या थी, फ्रीजिंग ट्यूब थी। फ्रीजिंग ट्यूब के बाहर मैंने एक और ट्यूब जो है रखी है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये हमारे पास क्या है, एक और जो है लार्जर ट्यूब है। इसके दरमियान क्या होगी, एयर होगी। ये देखें, इन दो ट्यूब्स के दरमियान क्या है, एयर है। ये एयर क्या काम करेगी, ये काम करेगी ताकि मतलब इस एयर का क्या काम है, स्लो कूलिंग को हासिल करना और जो है रेट ऑफ कूलिंग जो है हमारा क्या कर देना, यूनिफॉर्म कर देना, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हम आते हैं 3 पॉइंट की तरफ। A large jar containing a freezing mixture around 20 to 25 gram of solvent is taken in the freezing tube. The bulb of the thermometer is immersed in the solvent, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, एक बड़ा जार लेना है। एक कौन सा जार लेना है, बड़ा जार ले लेना है। ये देखें, फ्रीजिंग ट्यूब थी हमारे पास, एक लार्जर ट्यूब थी। इसके बाहर जो है एक बड़ा जार है जिसमें फ्रीजिंग मिक्सचर मौजूद है, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट को हासिल करने में हमें मदद देगा, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। और जो आपने इस फ्रीजिंग ट्यूब के अंदर जो सॉल्वेंट रखना है वो कितना रखना है, 20 से 25 ग्राम के दरमियान जो है आपने इसमें सॉल्वेंट रखना है, ठीक है। चूँकि सबसे पहले हमने किसका फ्रीजिंग पॉइंट मालूम करना है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ही मालूम करना है। तो इसमें 20 से 25 ग्राम क्या रखोगे, सॉल्वेंट रखोगे। और जो थर्मामीटर है ना, वो इसके अंदर इमर्स हुआ हो, डूबा हुआ हो, ठीक है ना। ये थर्मामीटर का बल्ब इससे बाहर नहीं होना चाहिए। किससे बाहर नहीं होना चाहिए, इस सॉल्वेंट से। जो हमने इसके अंदर सॉल्वेंट डाला है 20 से 25 ग्राम, उसका बल्ब इसके अंदर डिप होना चाहिए, ठीक है। तो आगे आते हैं। कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल approximate freezing point of the solvent is measured by directly cooling the freezing tube in the freezing mixture। अभी जो आपने जो है काम करना है, वो काम ये करना है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने फ्रीजिंग ट्यूब को डायरेक्टली ठंडा करना है इस फ्रीजिंग मिक्सचर के ज़रिए। और आपको जो है ना, इस फ्रीजिंग ट्यूब में मौजूद सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आपको मालूम हो जाएगा, जो कि आपको कहाँ नज़र आएगा, इस थर्मामीटर पे नज़र आएगा, इस थर्मामीटर पर नज़र आएगा, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, ये ज़रा गौर कीजिएगा। कहता है फ्रीजिंग ट्यूब इज़ देन पुट इनटू द एयर जैकेट एंड कूल स्लोली। इन दिस वे द एक्यूरेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज़ डिटरमिन्ड। वो तो ज़ाहिरी बात है कि फ्रीजिंग ट्यूब जो है कहाँ पे प्लेस होगी, ये आउटर ट्यूब में, लार्जर ट्यूब में प्लेस होगी। फिर उसको जो है हम कहाँ प्लेस करेंगे, एक उसमें प्लेस करेंगे, फ्रीजिंग मिक्सचर में प्लेस करेंगे, ठीक है। और इसका एग्जैक्ट जो है फ्रीजिंग पॉइंट मालूम कर लेंगे।
फिर कहता है कि जी आपने इस सॉल्वेंट को मेल्ट कर देना है। मेल्ट करने के बाद अब आपने इसमें 0.2 से 0.3 ग्राम सल्यूट डाल देना है। सॉल्वेंट में आपने क्या काम कर दिया है, सल्यूट डाल दिया है। ठीक है, जब आप सॉल्वेंट में सल्यूट डाल दोगे तो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, फिर आपने क्या काम करना है, दोबारा जो है इसको हिलाते रहना है और जो है आपने सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मालूम करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, आगे आते हैं, इस डायग्राम को देखते रहें, इंशाल्लाह ताला आपको ये समझ आ जाएगी। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फ्रीजिंग ट्यूब है, इसके साइड पर आपको एक आर्म नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी फ्रीजिंग ट्यूब में हमने एक थर्मामीटर को प्लेस किया हुआ है, इसी फ्रीजिंग ट्यूब में हमने एक स्टिरर को प्लेस किया हुआ है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपने सॉल्वेंट भी प्लेस किया हुआ है जो कि कितना है, 20 से 25 ग्राम है। ठीक है, ये काम हो गया। इसके बाहर आपको एक आउटर ट्यूब भी नज़र आ रही होगी। आउटर ट्यूब जिसको हमने लार्जर ट्यूब का नाम दिया है, इस फ्रीजिंग ट्यूब के बाहर है। वो क्या काम करेगी, वो ये काम करेगी कि यूनिफॉर्म कूलिंग हो, स्लो कूलिंग हो। ठीक है, और इन सब को जो है, इन दोनों जो है हमारे ट्यूब्स जो हैं, इन सब के बाहर जो है ना, मतलब इन दोनों को हमने किसके में प्लेस किया है, एक फ्रीजिंग मिक्सचर में हमने प्लेस कर दिया है, एक बड़े कंटेनर में हमने इसको रख दिया है। ठीक है, अब जनाब अली क्या होगा, सबसे पहले जो है ना आपने काम ये करना है, यहाँ पर सॉल्वेंट को प्लेस करना है 20 से 25 ग्राम, और ये जो थर्मामीटर का जो बल्ब है ना वो इसके अंदर इमर्स हुआ हो, डूबा हुआ हो। ठीक है, अब इस फ्रीजिंग ट्यूब के अंदर आपने क्या प्लेस किया, सॉल्वेंट प्लेस किया। सॉल्वेंट के प्लेस करने के बाद इस फ्रीजिंग ट्यूब के बाहर आपने एक क्या रखी, एक लार्जर ट्यूब रखी, और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को फिर आपने कहाँ रख दिया, आपने फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर रख दिया, ऐसे जार में रख दिया जहाँ पे क्या मौजूद था, हमारे पास मतलब फ्रीजिंग मिक्सचर मौजूद था, बर्फ़ मौजूद थी, ऐसे समझ लें। ठीक है, तो यहाँ पे इस थर्मामीटर पे शुरू में जो हमें चीज़ हासिल होगी वो क्या हासिल होगा, हमें प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हासिल होगा, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हासिल होगा। ठीक है, हमें प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हासिल हो गया जो कि T0 है। ठीक है, फिर आगे हम आते हैं। अब जो है आपने क्या काम करना है, इसको यहाँ से बाहर निकालना है। ठीक है, इस सॉल्वेंट को मेल्ट करना है और इस सॉल्वेंट में आपने सल्यूट डाल देना है। ठीक है, कितना ग्राम डालना है उसने हमें बताया है, एक ख़ास मकदार 0.2 से लेकर 0.3 ग्राम तक आपने सॉल्वेंट के अंदर क्या डाल देना है, सल्यूट डाल देना है। जब सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट डालोगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आपने इस पूरे स्ट्रक्चर को दोबारा कहाँ ले आना है, इस जार के अंदर ले आना है। ठीक है, तो अब जो है हमें जो फ्रीजिंग पॉइंट मालूम होगा वो किसका मालूम होगा, वो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मालूम होगा। तो दो फ्रीजिंग पॉइंट हमें मालूम हो गए, एक हमें पहले हमने सॉल्वेंट का मालूम किया फ्रीजिंग पॉइंट, फिर सॉल्वेंट को हमने क्या काम किया, उसको हमने मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद हमने उसके अंदर सल्यूट डाल दिया। ठीक है, 0.2 से लेके 0.3 ग्राम तक, तो वो सॉल्यूशन बन गया। फिर उसी सॉल्यूशन को का जो है हमने फ्रीजिंग पॉइंट मालूम किया। इन दो फ्रीजिंग पॉइंट्स का जो फ़र्क है वो किसको ज़ाहिर करेगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को ज़ाहिर करेगा। और आपको नज़र आएगा कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कम है। ठीक है, इन दोनों फ्रीजिंग पॉइंट के दरमियान जो फ़र्क है हमें क्या बताएगा, वो हमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बताएगा। जब हमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मालूम हो जाएगी तो हम क्या काम करेंगे, हम ये काम करेंगे कि मोलैरिटी वाला फार्मूले को यूज़ करके, अगर हमें बाकी वैल्यूज़ मालूम है, ठीक है, तो मोलैरिटी वाले फार्मूले को यूज़ करके हम सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी मालूम कर सकते हैं। तो ये था बेकमैन मेथड, जिसके ज़रिए हमने फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को मालूम किया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टिरर का क्या काम था, स्टिरर का काम था कि सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर सके। ठीक है, ताकि प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन बन सके। ठीक है, तो स्टिरिंग या मिक्सिंग हमारा स्टिरर का काम था, थर्मामीटर ने फ्रीजिंग पॉइंट मालूम किए, और जैकेट का क्या काम था कि हम यूनिफॉर्म कूलिंग हासिल कर सकें। ठीक है, स्लो जो है कूलिंग का रेट हम हासिल कर सकें। तो हमने इस पूरे टॉपिक को हमने 5 स्टेप में जो है पढ़ने की कोशिश की है।
ठीक है। अगर फिर भी जो है आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।